जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और आप सभी के बहुत से कमेंट आ रहे थे कि देखिएगा भूगोल का अर्धवार्षिक का पेपर लेके आइए। तो आज आपके सामने हम देखने वाले हैं आपका हाफ ईयरली पेपर, ज्योग्राफी का पेपर रहने वाला है। और इस पेपर के अंदर आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। एक बार आप सभी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अभी आपके जो है वो छुट्टियां पड़ रखी है दीपावली की, ठीक है। तो आप सभी को पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा, जो आपके पेपर छपेगा हाफ ईयरली पेपर में, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको तो आप अच्छे से याद कर लेना। साथ ही अभी आपके पास टाइम है, छुट्टियां हैं, सही फायदा उठाइएगा अच्छे से छुट्टियों का। मतलब छुट्टियां छुट्टियां पड़ रखी तो अच्छे से पढ़ाई करें आप, ठीक है। तो पढ़ाई करें इन छुट्टियों के अंदर। और इन छुट्टियों के अंदर मैं कहना चाहूँगा आपको, देखिएगा पूरे ज्योग्राफी के नोट्स आपको 60 रुपये में कंप्लीट मिल रहे हैं। मतलब आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक आपको कंप्लीट मिल रही है ओनली 60 रुपये के अंदर, ठीक है। दोनों बुक कंप्लीट नोट्स उसके। और नोट्स पढ़ लेना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, नोट्सों को पढ़ो फिर अच्छे से क्वेश्चन आंसर को पढ़िएगा। अभी आपके सामने जो है दिसंबर में मैं आपको एक सीरीज दूंगा, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपको मिलेगी। अभी तो आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। अभी ओनली फॉर नोट्स उपलब्ध करवाएंगे आपके। सीरीज का काम चल रहा है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दिसंबर में ही मिलने वाली है। 1 दिसंबर को आपको जो है वो सीरीज तैयार हो जाएगी 1 दिसंबर तक। तो देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम जो देखने वाले हैं वो अर्धवार्षिक का पेपर देखने वाले हैं। आपके लिए मोस्ट रहने वाला है कक्षा 12 विषय भूगोल, ठीक है, 2024। और आप देखेंगे भी आपके इसमें कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। लेकिन नोट्स में फिर कह रहा हूँ, नोट्स जरूर ले लेना। नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, मैसेज कर देना आप। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से। और कितने क्वेश्चन राइट होते हैं आपके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। भरमौर जनजाति क्षेत्र स्थित है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सभी इसका आंसर करो एक बार जल्दी से। जी बिल्कुल, इसका आंसर करिएगा सभी फटाफट। सभी बता दें कि भरमौर जनजाति क्षेत्र कहाँ स्थित है। फटाफट आंसर करो जल्दी से। जी बिल्कुल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा दे रखा है। फटाफट आंसर करो। जी बिल्कुल, जिन्होंने इसका आंसर बी किया उन सभी का राइट है। जो भरमौर जनजाति क्षेत्र है वो आपके HP मतलब हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना, ठीक है। तो जिन्होंने इसका आंसर बी दिया उन सभी का राइट है। अगला जो, अब देखो मेरी बात सुनो। कई कहते हैं कि हम यूपी बोर्ड से देख सकते हैं क्या, MP बोर्ड से देख सकते हैं। अरे भाई, आप जहाँ कैसे भी हो, जहाँ भी NCERT सिलेबस है, ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं वीडियो, ठीक है नहीं। चलो, दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण बस्ती का प्रकार है कौन सा। यहाँ पर ग्रामीण बस्ती का प्रकार दे रखा है। गुच्छित बस्ती दे रखी है, अर्धगुच्छित बस्ती दे रखी है, और पल्लीकृत बस्ती दे रखी है, उपयुक्त सभी। तो बता दे किसका आंसर फटाफट सभी। जी बिल्कुल, सभी को पता होगा ये सभी होंगे। गुच्छित बस्ती भी होगी, अर्धगुच्छित भी होगी, पल्लीकृत बस्ती भी होगी, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल। अब देखो मेरी बात सुनो। आपको ये तो पता होगा कि गुच्छित बस्ती होती है, गुच्छित बस्ती ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में गुच्छित बस्ती। इसमें क्या होता है, घर बहुत पास पास होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, पास 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 पास, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं, घर बहुत पास पास होते हैं। तो इस प्रकार की बस्ती को हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं आयताकार बस्ती। ये जो गुच्छित बस्ती होती है आयताकार होती है, रेखिक होती है। और ये वैसे कहाँ देखने को मिलती है गुच्छित बस्ती, तो ये भी देखने को मिलती है बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड याद रखा, बुंदेलखंड। अब कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो भी याद रखें। गुच्छित बस्ती बुंदेलखंड और नागालैंड, ठीक है, नागालैंड देखने को मिलती है गुच्छित बस्ती, ओके, ये याद रखना है। साथ ही आपके जो अर्धगुच्छित बस्ती है, ये बस्ती जो है वो गुच्छित बस्ती से बढ़ती है। मतलब गुच्छित बस्ती में क्या होता है, एक बड़ा गांव होता है, मतलब ये कोई बड़ा गांव है, ये गुच्छित बस्ती है। अब इस गुच्छित बस्ती में से जो है आज व्यक्ति निकल निकल कर जो है वो अपने बेरे पर, कुएं पर जो है बेरे पर, खेतों में जाके बस जाएंगे। तो मतलब किसी बड़े गांव के टूटने के कारण किस प्रकार की बस्ती का निर्माण होता है, तो किसी बड़े गांव के टूटने के कारण जो है बस्ती निर्माण होता है वो होती है आपके अर्धगुच्छित बस्ती। और वैसे अर्धगुच्छित बस्ती कहाँ देखने को मिलती है, तो ये राजस्थान में मिलती है, ठीक है। और आपके कहाँ देखने, गुजरात में मिलती है, गुजरात में। तो गुजरात और राजस्थान में आपके अर्धगुच्छित बस्ती देखने को मिलती है, ओके, समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपके सामने पल्लीकृत बस्ती। और ये जो बस्ती होती है पल्लीकृत बस्ती, इस बस्ती के वैसे उपनाम पूछे जाते हैं। पाड़ा किसका नाम है, पाड़ा इसी का नाम है। पान्ना इसी का नाम है, पान्ना है। ढाणी इसी का नाम है, ढाणी ढाणी ढाणी, ठीक है, ढाणी है, नगला है। ये सब किसके नाम है, ये पल्ली बस्ती के ही नाम है। ये क्या होता है, ये बस्ती भौतिक रूप से अलग हो जाती है। जैसे मान लो कोई बस्ती है, उस बस्ती के बीच में से अगर नदी निकल जाएगी तो मतलब उसका नाम तो वही रहेगा, लेकिन छोटे छोटे जैसे अलग अलग बस जाएंगे, दूसरा नाम पड़ गए, पाड़ा, पाना, ढाणी, नगला, ठीक है। ये याद रखिए, पल्लीकृत बस्ती
ये भौतिक रूप से अलग होती है। और बात करें तो अगली बस्ती आती है आपके सामने प्रक्षेपित बस्ती। ये तो तीन ही हुए, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत, एक है प्रक्षेपित बस्ती। कौन सी बस्ती होती है? प्रक्षेपित बस्ती। और ये प्रक्षेपित बस्ती, इसी को हम कह सकते हैं एकाकी बस्ती। मतलब ये दूर दूर एकांक 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 यानी हम कह सकते हैं एकांतवास में मिलती है ये, ठीक है, दूर दूर एकांक में पाई जाती हैं। प्रक्षेपित बस्ती की बात करें तो प्रक्षेपित बस्ती में ये आपको याद रहना, वे बस्ती ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। ओके, चलो, तो मैंने आपको फुल एक्सप्लेन किया, पूरी आपके जो है ग्रामीण बस्ती को मैंने बताया, तो ये याद रखें। देखो फुल थ्योरी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। लाइक नहीं किया तो मने पतो कौन नहीं था कि क्या हाल है, बोलो ध्यान रखियो अच्छे से, ठीक है। लाइक कर दो यार। लाइक में किस प्रकार की कंजूसी है, लाइक करने में किस बात की श्रम है, आपकी क्या शर्म आ रही है क्या लाइक करने में? कर दो लाइक, ठोक दो अंगूठो एक बार दबा के तो देखो दोस्तों, मजो नहीं आता फिर क्यों था। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप देखो, तृतीय क्रियाकलाप पूछा है, खेती दे रखा है, बुनाई दे रखा है, आखेट दे रखा है, व्यापार दे रखा है। फटाफट आंसर आने दो, अरे तेरी फटाफट आंसर दो जल्दी से, जल्दी करो, देखिए इसका आंसर फटाफट आना। तो दोस्तों मजो नहीं आ रही यार। देखो खेती, खेती क्या हो चाहे कृषि क्या हो, ये तो होती है मतलब प्राथमिक क्रिया। हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर को विस्तार से पढ़ा रखा है, ऐसी बात नहीं है। आप ऐसे भी हम मुझे नहीं कह सकते कि भाई आप पूरी थोड़ी नहीं पढ़ाते हो, पूरी थोड़ी पढ़ा दी मैंने हर एक चैप्टर की, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये आपके जो है प्राथमिक क्रियाकलाप चैप्टर हम देखेंगे, खेती है, बुनई है, आपके आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना, ये सब जो है ना ये प्राथमिक क्रिया क्या है? प्राथमिक, ठीक है। और यहाँ पर जो व्यापार है ये आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, डी, ठीक है नी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, देखें द पॉपुलेशन बम, वेरी वेरी मोस्ट है, पुस्तक का लेखक कौन है? यहाँ पर दे रखा है एयरलिच, अरे मिडोस, अमर्त्य सेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट आंसर करो जल्दी से, फटाफट आंसर करेगा तो टका आंसर आने दीजिए जल्दी से। द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक, तो द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके द एयरलिच। कौन हो जाएंगे? द एयरलिच। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, डी 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 नहीं सॉरी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? अब एग्जामिनर आपको देखो, एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया है भाई, पूछता है आपको प्रश्न, क्या पूछता है? प्रश्न आपको पूछता है कि भाई नगर 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 किसे कहते हैं? नगर, ठीक है। एक पूछता है आपको महानगर, क्या पूछता है? महानगर। और एक पूछता है आपको मेगा नगर, जो कि यहाँ पर दे रखा मेगा नगर। मतलब 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाए, 1 लाख से कम, यहाँ पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या हो जाएगी। अगर 1 लाख से प्लस जनसंख्या, 1 लाख प्लस, तो वो तो कहलाएगा नगर, ठीक है। अगर मान लो 10 लाख से अधिक जनसंख्या, 1 लाख से 10 लाख, ये हो जाएगा महानगर। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा महानगर। मतलब ऑप्शन नंबर ये जो डी है ना, ये तो आपका महानगर कहलाएगा। और 50 लाख से अधिक जनसंख्या ये कहलाएगा आपके मेगानगर। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर अपना सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखें। एंड वैसे एक पूछा था मिलियन सिटी, मिलियन सिटी, मिलियन सिटी किसे कहते हैं? अब मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है कि 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। तो भाई मिलियन सिटी की बात हो रही है, मतलब अगर मिलियन सिटी मान लो 10 लाख जनसंख्या हो जाएगी, 10 लाख, तो वो क्या कहलाएगा? मिलियन सिटी कहलाता है, ठीक है। चलो, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है नहीं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, अगला अगला प्रश्न देखिएगा। मैं कह रहा हूँ आपके हाफ ईयरली में मिलने वाले बहुत से क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा आप सभी। और हाँ, अभी जो आपके सामने सीरीज होने वाली है तैयार, दिसंबर तक मैं आपके पूरी कंप्लीट, 1 दिसंबर को मैं आपसे वादा करता हूँ, 1 दिसंबर को तो मैं आपको सीरीज, ठीक है, अब मिल जाएगी, आपको तैयार कर दूंगा अच्छे से। लेकिन अभी आप नोट्स पढ़ते रहे, नवंबर पूरा पढ़ा, नवंबर पूरा नोट्स पढ़ लिए 1 महीना, और फिर बाद में तो देखो कमाल ही कमाल है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर देखिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है आपके एनआरडीसी, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। देखो 1 लाइनर 1 नंबर के अंदर पूछा है आपको। घेरीशन नगर क्या होते हैं? घेरीशन नगर, तो आप इसमें ये लिख सकते हैं घेरीशन नगर, जो छावनी नगर होते हैं बड़े बड़े, जो छावनी नगर, उन छावनी नगर को कहते हैं घेरीशन नगर। वैसे आपको इनके उदाहरण पूछे तो आपको उदाहरण लिख देना है, जैसे अम्बाला है, ठीक है, अम्बाला, जालंधर है, जालंधर, अम्बाला, जालंधर, ये इसी के उदाहरण है घेरीशन नगर के, ध्यान रखें। वनों पर आधारित किन्हीं 2 उद्योग, और भाई देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है, वन पर आधारित है, वन पर। लुगदी कागज उद्योग, ठीक है, लिख सकते हैं इसमें वनों पर आधारित। एक तो हो गया आपके लुगदी उद्योग, लुगदी व कागज उद्योग कर दो इसमें, लुगदी या कागज उद्योग। फर्नीचर उद्योग, दूसरा फर्नीचर उद्योग कर दो, फर्नीचर, ठीक है नहीं।
वनों पर आधारित लघु कागज उद्योग है, औषध रसायन, ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल, औषध रसायन उद्योग हो गए। ये सब आपके किस पर है? ये सब वनों पर ही तो आधारित हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, देखो 1 नंबर के अंदर पूछा आपको, एलएनसी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। इन्होंने तो अच्छी परिभाषा दी, मैं यहाँ लिखवा दूँ ताकि आप लिख सको, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं एलएनसी सैंपल की परिभाषा लिखवाता हूँ। एलएनसी सैंपल देखिएगा, ये क्या कहते हैं मानव भूगोल की परिभाषा में, देखो इनकी परिभाषा क्या है मानव भूगोल, देखिएगा यहाँ पर लिखता हूँ, मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, क्या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? ये एलएनसी सैंपल ने दी मानव भूगोल की, कि मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच क्या है? परिवर्तनशील, क्या परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फिर संचार के व्यक्तिगत साधनों के उदाहरण। अब संचार के व्यक्तिगत साधन क्या है बताओ? अरे मोबाइल हो गयो, ईमेल, इंटरनेट हो गयो, दूरभाष हो गयो, ये तो लिखना है इसमें। संचार के व्यक्तिगत साधनों में लिख दो मोबाइल, ठीक है, दूरभाष, इंटरनेट, ये इसमें आप लिख सकते हो। किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखिएगा। अरे रोपण फसलों में लिख सकते हैं चाय, कॉफी, कपास, गन्ना, ये रोपण जो है रोपण फसलें हैं। अब एक प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कॉफी से रिलेटेड, कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राजील के अंदर जो कॉफी के बागान है उसको बोलते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो याद करें भाई, आपका एग्जाम में अर्धवार्षिक का पेपर, यानी अधिकतर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो इसमें आप लिख सकते हो भाई उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्या लिख सकते हो इसमें? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, बस ये याद रखना है, ठीक है। 1-1 नंबर के अंदर प्रश्न प्रमुख क्वेश्चन बताया आपको। चलो नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं अगला, कि रुको और जाओ, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना के प्रतिपादक किसने किया? प्रतिपादक किसने किया रुको और जाओ? अरे भाई ग्रिफिथ टेलर साहब जी, ग्रिफिथ टेलर। डायरेक्ट ऐसे याद रखो ना भाई, ग्रिफिथ टेलर बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप देखो रुको और जाओ, अब रुक रुक कर जाता है, रुक रुक कर जाता है, टेलर जाता है, टेलर टेलर डंपर टेलर, तो बस टेलर याद रखो भाई, ग्रिफिथ टेलर साहब, ठीक है, टेलर याद कर लो बस। टेलर टेलर भी कर दोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक है। रुकता है जाता है, रुकता है जाता है, टेलर जाता है, बस। वैसे आपको पूछेगा, जैसे एक विचारधारा आपके सामने आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा, पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक कौन है? पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा के इसके समर्थक तो वैसे रेटजल भी हैं, रिटर भी है, हेम्बोल्ट भी है। दूसरी विचारधारा आपके सामने आती है संभववाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा। इस विचारधारा के समर्थक कौन है? विडाल डिला ब्लास हैं, विडाल डिला ब्लास। और तीसरी विचारधारा आती है आपके सामने कौन सी? नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। इस विचारधारा के जो समर्थक है वो कौन है? ग्रिफिथ टेलर है, जिससे हम इसी के तहत एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ, ठीक है। तो मैंने फुल एक्सप्लेन किया, आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब आप एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो जनसंख्या परिवर्तन के क्या पूछे आपको? घटक पूछे हैं। वैसे तो इसके 2 घटक है, प्राकृतिक घटक और अभिप्रेरित घटक। जैसे प्राकृतिक और अभिप्रेरित में हम देखते हैं इसमें जन्म दर, ठीक है, जन्म दर है, मृत्यु दर है, प्रवास है, ये तीनों याद कर लेना, ये इसी के घटक हैं जनसंख्या परिवर्तन के। ओके, यहाँ तक आपके समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है नी। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं अगला। देखो पक्के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे कि जैसे आपको एग्जामिनर पूछेगा, बस आपका काम बनता है इनको याद करना।
याद नहीं किया तो मन पत्तों को नहीं था कि फूफड़ी बोल बोल सवेली। हाँ देखो, जल संभर प्रबंधन से क्या अभिप्राय हैं? जल संभर प्रबंधन से क्या अभिप्राय हैं? जल संभर प्रबंधन, उसका प्रबंधन करना, जल का प्रबंधन करना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जल के विकास व उपयोग के लिए अपनाएगी सुव्यवस्थित तकनीक, या फिर जैसे आप इसमें लिख सकते हैं भाई, जैसे धरातली जल है, धरातली व भौम जल का, धरातली व भौम जल का प्रबंधन, सुविस्तृत क्या प्रबंधन करना, प्रबंधन करना ही क्या है? जल प्रबंधन है। धरातलीय व भौम जल का प्रबंधन करना, ठीक है, ये आपके जल संभर प्रबंधन हो जाएगा। धात्विक खनिज व अधात्विक खनिजों में अंतर पूछा है। अब यार की बताऊं थाने में, धात्विक खनिज अधात्विक खनिज नाम ही पता चल रहा है दोस्तों। देखो मेरी बात सुनो, ये है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, ऐसे खनिज जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक खनिज, अब यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब नहीं, जिसमें धातु नहीं पाई जाती, जिसमें नहीं धातु नहीं पाई जाती है, वो होता है आपके अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज के दो प्रकार है, जैसे एक तो लोहे धातु प्रदान है, एलोवे धातु प्रदान। कोई नहीं पूछता, बस आपको ये पूछना है कि उदाहरण कौन कौन से हैं। एलो मोसी सोना चांदी को ताज टांग दियो। एलो मोसी ट्रिक क्या है? एलो मोसी सोना चांदी को ताज टांग दियो, ये ट्रिक है, ठीक है। ए से एल्यूमिनियम, लो से लोहा, मैग्नीज सीसा दस्ता, सोना चांदी, कोबाल्ट तांबा, ठीक है, टंगस्टन, बस ये है ना, ये सब आपके धात्विक खनिज हैं। क्या है? धात्विक खनिज है। आगे बात समझ में, ये आपके धात्विक खनिज हो गई। धात्विक खनिज की ट्रिक क्या है? एलो मोसी सोना चांदी को ताज टांग दियो। फिर आपके पूछता है ए धात्विक खनिज, तो ए धात्विक खनिज को भी याद कर लो। देखो कहाँ गया ए धात्विक खनिज, पकड़ो रे दोस्तों, अरे दोस्तों पकड़ो ए धात्विक खनिज, ये रहा। इसकी ट्रिक क्या है? जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा, सब फिर अंग्रेज ले गए। ठीक है। जी से जिप्सम, रास रास से हो जाएगा रॉक फॉस्फेट, हीरा से हीरा, पन्ना से पन्ना, मुंह से हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी, घा से गार्नेट, सब फिर इससे क्या हो जाएगा? फिरोज हो जाएगा, फिरोज, ठीक है। और अंग्रेज से हो जाएगा अब्रक, ले गए ग्रेफाइट। तो कुल मिला के ये हो गए आपके अधात्विक खनिज, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। तो ट्रिक समझ में आ गई धात्विक और अधात्विक खनिज। अब मेरे हिसाब से आपके आ गया होगा समझ में। देखो वीडियो को रोक कर आप लिख लेना, मैं यहाँ पर थोड़ा सब कुछ स्पष्ट तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्क्रीन पर। नेक्स्ट आगे देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूरा एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है आपका एग्जाम में। जैसे पूछेगा पहला पॉइंट, आप इसमें ये लिख सकते हो कि जो विश्व व्यापार संगठन है, अगर है जैसे ऐसे आए तो इसमें आप लिखना भाई, जैसे पहला पॉइंट कुल मिला रहे लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी आप लिखिएगा इस प्रकार से। अब देखो इस प्रश्न को मान लो, जैसे लिखने का तरीका होना, देखो कैसे लिखना है। मान लो ये प्रश्न आपके एग्जाम आ गया, विश्व व्यापार संगठन WTO का संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके, तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, पूरा ऊपर क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने लगाना प्रश्न नंबर। जो भी आपके प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्न नंबर ये कौन सा है आपके, कौन सा 17वां प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर 17 लगाया। ये लाइन पूरी खुली छोड़ना है, मतलब छोड़ देनी इसको। फिर यहाँ जो उत्तर आप लिखेंगे इस नीचे से, तो आप यहाँ डैश डैश करके और यहाँ डैश डैश करके क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे भाई विश्व व्यापार संगठन WTO, बस ये लिखेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। अब फिर इसमें नीचे लिखेंगे ऐसे लगा के कि विश्व व्यापार संगठन WTO को निम्न तरीके से स्पष्ट किया गया है। पहला पॉइंट आप इसमें ये लिख सकते हैं जो भी आपको आता है। मान लो सबसे पहले WTO है, तो WTO का जैसे पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम लिख दो इसमें। वैसे दे रखा है इसमें, देखो विश्व व्यापार संगठन। देखो क्वेश्चन लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे WTO का पूरा विश्व व्यापार संगठन, ये पहला पॉइंट लिख दिया WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें जो भी आपको याद है, मान लो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना संबंधी लिख दो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। पूरी डेट याद रखो। इसकी स्थापना कब हुई थी? अरे मेरे दिमाग में नहीं याद आ रहे थे, बताओ फटाफट कब हुई थी इसकी स्थापना। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। पूरी डेट याद रखे वैसे, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ आपको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, ठीक है।
मान लो विश्व व्यापार संगठन ये क्या है, तो एक प्रकार के जैसे ये जो है ना विश्व व्यापार संस्था है, ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, संस्था है। ऐसे ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट जो भी आपको याद है वो लिखना है। थके तो बात समझ में आ रही नहीं आई? हाँ, इसी तरीके से लिखना है बिल्कुल। जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियम को उदार बनाती हैं, ठीक है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी भेदभाव से जो है भेदभाव से हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी भेदभाव से हो, आपस में कोई देश भेदभाव ना करे, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अच्छे से इसी प्रकार से करना है। हाँ चलो, खुद अच्छे से नोट कर लीजिए, थारों का भी भरोसा को नहीं है, ठीक है, नहीं तो मैंने पता होगा ना एग्जाम तरफ फूफड़ी बुलाए दे लो। देखो बस इस प्रकार से जो पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बताया, जो इसी तरीके से लिखना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न कि ये हो गया, भारत में गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान के कोई 4 उपाय। अरे यार, गंदी बस्तियां क्यों होगी रे गंदी? तू बता गंदी क्यों होगी रे? हाँ, गंदी बस्तियों की माँ का पूछ, गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान तो क्या कर सके? अरे इजी है रे, गंदी बस्ती मान लो जैसे प्रवास ने नाम सुने, प्रवास प्रवास वो ज़्यादा वो प्रवास लेर बैठी हो दोस्तों। प्रवासों के जनसंख्या का स्थानांतरण हो रहा है। प्रवास कहते किसे हैं? प्रवास कहते किसे? जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही तो प्रवास हुआ। तो प्रवास में आप लिख सकते भाई लोगों का, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है वो शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब वहाँ शहरी क्षेत्र में आ गए भी, मान लो आबादी बढ़ गई है, पूरी शहर की आबादी बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो भाई तारे गंदी बस्ती को निर्माण हुए कि नहीं हुए? गंदी बस्ती को भाई सब पहली समस्या शौचालय की हुई, यानी शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। सब पहली समस्या तो आई तो है हाँ दोस्तों, अगर शौचालय है तो फिर गंदगी नहीं हुए, लेकिन शौचालय की सुविधा भी होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात? यानी श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा, क्योंकि आप जानते हैं भाई जो बड़ी बड़ी बस्ती होती है, शहरी बस्ती होती है, नगरी बस्ती होती है, वहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, ठीक है। लोग जो है वो धन को कमाने के लिए जो है वो शहरों में चले जाते हैं। तो शहरों में चलेगी तो वहाँ पर उनके लिए क्या होना चाहिए? शौचालय होना चाहिए, ठीक है। और श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। इस प्रकार से लिख सकते हैं गंदी बस्तियों के सुधार के लिए, ठीक है नहीं, जैसे राज्य सरकारों और नगर पालिका को अनुदान करना चाहिए। इस तरीके से इसमें जो है आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसमें लिखना है, बस यही है। इसके अलावा बात करें तो ये तो आप लिख देना, वैसे मन से लिख देंगे, इसमें आपको ऐसी बात को है नहीं। अगला प्रश्न है पतन विदेशी व्यापार के केंद्र बिंदु। देखो एक बार क्या है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला जो चैप्टर है वो आप यूट्यूब वाले बिल्कुल आप जो है मेरा देख लेना वीडियो, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना, ये प्रश्न है ना आपके सामने, कौन सा? ये पतन विदेशी व्यापार के केंद्र बिंदु, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसमें मिल जाएगा। पतन और पोताश्रय ये क्या क्या होते हैं इसमें ये लिख सकते हैं। वैसे अंतराष्ट्रीय पतन विदेशी व्यापार के केंद्र बिंदु है पतन पोताश्रय, इसमें लिख देना। बाकी भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? अरे देखो अब ये सब था कि मनु करना है थारी मत मनो। देखो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय, जनसंख्या को किसान कंट्रोल कर सको, हाँ, जनसंख्या ने किसान कंट्रोल कर सके। पहली बात तो जनसंख्या ने कंट्रोल अगर करना है तो तने शिक्षा को प्रचार करना है। शिक्षा को क्या करना है? प्रचार। शिक्षण पर फैलानी है, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि अब शिक्षित लोग शिक्षित होंगे, लोग साक्षर होंगे, तभी जनसंख्या क्या हो सकती है? निम्न हो सकती है, वरना कदा भी नहीं। पहली बात शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। और हाँ, कह दो साफ साफ कि भाई परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाओ। परिवार नियोजन कार्यक्रम मतलब परिवार नियोजन पर बढ़ावा देना चाहिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने चाहिए। हम दो हमारे दो, ठीक है, हम दो हमारे दो। तो मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार, ठीक है, जीवन स्तर में सुधार की व्यवस्था की जाए। और प्रमुख जैसे लड़कियों के विवाह की उम्र को बढ़ाना चाहिए। ये सब इसी में लिखना है भाई, इस प्रकार से हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखना है बिल्कुल मन से। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखो, ये हो गया इसी के अथवा में। देखो भारत में जनसंख्या के घनत्व के वितरण की विवेचना कीजिए। ये देखो आपका पहला चैप्टर है ना जनसंख्या वितरण वाला, वहां से है ये क्वेश्चन। इस प्रकार से करना है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास की महत्वपूर्ण नीतियों का वर्णन करना है। 3 नंबर के अंदर पूछा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कृषि के विकास की क्या नीति है? अथवा में दे रखा है भारतीय कृषि की समस्या, वही है क्वेश्चन कुल मिला के, भाषा एक ही है, कोई भी जो आपको आता है वो करना है। अब देखो इसमें देखो भारतीय कृषि की समस्या क्या है? अब समस्या तो है भाई जैसे ऋणग्रस्त था। अब भारतीय किसान बहुत गरीब है भाई, ऋणग्रस्त था। भारतीय किसान क्या है? बहुत गरीब है। अब क्या करते हैं? जैसे तैसे करके खेती तो करते हैं, कर्ज उठा के ऋण उठा के कृषि करते हैं, लेकिन कृषि से इतना कमा नहीं पाते हैं और खुद जो है वो कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये पहली समस्या है ऋणग्रस्तता, ठीक है। दूसरी वही छोटे खेत,
अब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है तो ध्यान है भाई, खेतों का आकार भी सिकुड़ता जा रहा है, क्षेत्रफल में भी कमी आ रही है, बस सिकुड़ रही है खेत, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। इस प्रकार से इनके खेत छोटा छोटा आ गया टुकड़ी के अंदर है, तो भाई छोटे खेत हो गए। अब छोटे खेत से इतनी कृषि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे खेत हो गए। फिर लिख सकते हैं भी इसमें छोटे ऋणग्रस्त छोटे खेत हैं, वाणिज्यीकरण का अभाव है, वाणिज्यीकरण का अभाव, वाणिज्यीकरण का अभाव, मतलब हम अपने आवश्यकता के अनुसार ही खेती करते हैं जितना हमें चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा गुजारा चल सके। हम क्या करते हैं, व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाते हैं जो बाजार में बेचने के काम में ली जाती हैं, ठीक है, तो खाद्यान्न फसल तो उगाते हैं जो हमारे काम आ सके, बाकी व्यापारिक फसलें बहुत कम उगाते हैं। तो वाणिज्यिकरण का अभाव हुआ, छोटे खेत, ऋणग्रस्तता, ये इसी में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है समस्या में, ठीक है नहीं। वैसे चैप्टर को मैंने समझा रखा है, उसमें भी आप कर लेना ये। फिर देखो मानव विकास के कोई 4 प्रमुख स्तंभ वही हैं, समानता, समता है, समता, ठीक है, उत्पादकता है, उत्पादकता, सशक्तिकरण, ये इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मैंने समझा रखा वो लिखना है। उपागम में देखो या उपागम आ गए तो पहले पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है जो भी आपको आते हैं, जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम, ठीक है, इस प्रकार से लिखा और इनके बारे में जो भी आपको बिंदु बाय जो भी याद है, जो भी समझा आपने वो लिखना है इसमें। नेक्स्ट और देखो, और क्या है, और का ये छोरा, विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। अब देखो ऐसे 3 नंबर के अंदर पूछा है, देखो ये कि विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या है, भू आकृति, भूमि वाकी कैसी है, ठीक है, जलवायु, मृदा, ठीक है नहीं, भू आकृति, जलवायु, मृदा, ये आपके किस में आ जाएंगे, भौगोलिक कारक में आ जाएंगे। तो इनके बारे में लिखना है कि भाई जैसे जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भू आकृति, मतलब भौगोलिक कारक में भूमि, बाकी भूमि कैसी है, समतल है या उबड़ खबड़ है। अगर मान लो भूमि उबड़ खबड़ है तो वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे नहीं, भूमि समतल होना बहुत ज़रूरी है। तो भूमि की आकृति कैसी होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए। जलवायु अनुकूल होनी चाहिए ना कि प्रतिकूल, तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए। मृदा कैसी, उपजाऊ है कि नहीं, अनुपजाऊ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भौगोलिक कारक। आर्थिक कारक भी पूछ सकता है आपको, जैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। तो आर्थिक कारक में तो आपको लिखना है जैसे खनिज हो गए, ठीक है, आपके खनिज हो गए, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, उद्योग धंधे, वो सब इसमें आ जाएंगे आर्थिक कारक में, ठीक है। ये इस प्रकार से आपको करना है। फिर पूछा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक, अब देखो आर्थिक कारक ये दे रहेगा, भौगोलिक कारक ये दे रहेगा। प्रश्न देखो इसी प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। 100% में 100% गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न तो आपके हाफ ईयरली में छप गया है, अर्धवार्षिक में छप गया है। आपके पेपर इस प्रश्न के अलावा बढ़ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ इस प्रश्न को तुरंत नोट कर लीजिएगा आप, ये प्रश्न तो 100% छपेगा आपके, ठीक है। फिर आपके दिए गए विश्व मानचित्र में प्रमुख हवाई पतन को अंकित कीजिए। अब हवाई पतन में आपको ये लिखना है, वैसे सिडनी का या दे रखा है, शिकागो, मास्को, लंदन, ये मैप आएगा। वैसे मैप भी आपको करवा रखा है लेकिन फिर भी बहुत जल्द करवा देंगे, ठीक है, नो टेंशन आप। रानीगंज, ठीक है, झारखंड, ये कोरिया, झरिया, ये सब आपको उसमें करना है। तो ये था आज का अपना प्रमुख जैसे पेपर अर्धवार्षिक का, और इस पेपर के अंदर हमने देखे पूरे 25 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे वो मुझे बताइए। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन तो मैंने इतना सार आपको समझाया है, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। आगे बात समझ में आगे, तो देरी किस बात की, तुरंत जाओ व्हाट्सएप पर मैसेज करो और नोट्स लो। अभी तुरंत नोट्स लीजिएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, व्हाट्सएप पर रिप्लाई देने का कार्य मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वैसे छोप रखा है मैंने, तो आप जो मैसेज कर देना वहाँ पर आपको भेज देंगे। अगर नहीं भेजते तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा हुआ नहीं किसी के साथ, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते। लेकिन 60 रुपये वैसे कम प्राइस है, बिल्कुल 60 रुपये के अंदर दोनों बुक फर्स्ट और सेकंड दोनों मिल रही है। तो तुरंत जाके आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, अभी जाके नोट्स पढ़ो, मतलब पूरे कंप्लीट नोट्स मिल रहे हैं कम समय के अंदर। कहाँ उतारोगे आप एक एक वीडियो में से, आप तुरंत नोट्स मिल रहे हैं तो नोट्सों को पढ़ो ना अच्छे से। अरे टाइम का इतना उतारने का, मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट आपको पढ़ो, नोट्स पढ़ो। और फिर आपके दिसंबर में तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे 100 में से 100 नंबर आएगा, एक नंबर नहीं कटने दूंगा मैं आपके। एक सीरीज वो तैयार कर रहा हूँ, उसमें आपके क्या है, उसमें आपके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे हैं उन सब के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी खुद जो है हर पेपर में से जो है एक एक बिंदु कॉपी के अंदर लिख रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ और आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो सीरीज से आपको बहुत फ़ायदा होगा, पूरा पूरा पेपर मेरे सीरीज से बाहर नहीं जाएगा और नोट से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओके।